हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय क्लास सीटेट फास्ट रिवीजन फॉर 2020, जिसमें हमारी आज की क्लास है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ये है कि आप सबसे पहले अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें कि आपकी पूरी प्रोसेस चल रही है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लेव vygotsky के समाज संरक्षण सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो हम देंगे, इसमें देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं: सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रश्न के प्रश्न, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जहाँ vygotsky है वहाँ पे समाज से जुड़ी हुई आपकी बातें आएंगी, और जहाँ समाज है वहाँ vygotsky का नाम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सहयोगी प्रोजेक्ट। क्योंकि vygotsky अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतक्रिया की बालक की जो सोच होता है और उसका जो बिहेवियर होता है वो कंटिन्यू आपका चेंज होते रहता है। तो इसी के इनके अकॉर्डिंग किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उनके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है आपका। और अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते आपका सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, जहाँ vygotsky वहाँ समाज, और जहाँ समाज वहाँ vygotsky। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, मतलब क्या चाहिए उनको, अपना शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, या फिर आपके बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित कर सके, या बच्चों से बातचीत कर उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करते हैं। देखो छोटे बच्चों के लिए हम कठोर नियम बिल्कुल नहीं कर सकते, और ना ही आपके शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि सब अपने अपने बच्चों की, सभी की अपनी मातृभाषा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मदर टंग उनकी अलग होती है, इसलिए। ठीक है, या क्षेत्रीय भाषा सबकी अलग होती है, तो हमारे एक समान तो हो नहीं सकते तरीके। एंड आपका है बी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना चाहिए, जो कि नहीं कर सकते हम किसी भी बच्चे को उनके अंकों के आधार पर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, बच्चों से बातचीत करते हैं और उनके व्यू को महत्व देते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो पहले तो ये है आपका कि हमारे इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसमें डर और अपना टेंशन हो जाए तो वो नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, ये भी नहीं है आपका आकलन वर्ष के अंत में होगे तो उन्होंने क्या सीखा हम इसके बारे में नहीं पता कर सकते। एंड डी है हमारा, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। देखिए हम पहले भी कह चुके हैं कि एक समान कुछ होता नहीं है, तुलना तो हम नहीं कर सकते छोटे बच्चों की। तो इससे क्या है कि हमारा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ये हमारा सही है कि दोनों का, विद्यार्थी का और शिक्षक का, दोनों का फीडबैक हमारा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका आपकी कैसी होती है, सत्तावादी होती है, नहीं होती। आपकी अधिनायकीय होती है, बिल्कुल नहीं होती। अनुमति परक होती है, नहीं होती। सुविधादाता, बिल्कुल सुविधादाता होती है। इसलिए होती है ताकि जो बालकों की हम कमियों को दूर कर सके और उनके साथ अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप बना सके। यानी कि अगर उनके पास हम सत्तावादी रखेंगे तो बिल्कुल बच्चे नहीं सीख सकते, क्योंकि हम वहाँ पढ़ाने जाते हैं, राजनीति करने नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम में है क्या, सॉरी, शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या करती है, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं आपका, या आपका जो अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है,
या फिर अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। देखिए शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती हैं वो आपकी कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकते, ऐसा हो भी नहीं सकता। एंड महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, हो सकता है एक मात्र निर्धारक होती है, नहीं हो सकती। के साथ संबंधित माननी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा अधिगम विद्यार्थियों के जो अधिगम होते हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो संबंधित तो होंगी होंगी। लेकिन यह है कि विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, क्योंकि जैसे शिक्षिका उनको बोलेगी या जैसे वो बोलेंगी वैसे ही बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे अपने टीचर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना मतलब क्या है? एक काल्पनिक लक्ष्य है आपका, या जिनमें क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार पड़ा है, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यानी कि देखिए काल्पनिक लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर कोई है अक्षम, जो सॉरी फिजिकली आपके अक्षम होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि काल्पनिक लक्ष्य है, बिल्कुल नहीं है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल नहीं। और विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा, ये भी नहीं है। हमारा है डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चे हो जाएंगे तो उनके शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण दूसरा बनेगा, उनका मन करेगा आगे पढ़ने के लिए, विषय वस्तु और कैसे अपना पढ़ना है वो उनके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और उनकी परिवर्तन यानी कि खुद की जो अपनी होती है परिवर्तन करने की क्षमता खुद में, वो बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाती है। यानी कि क्या बढ़ाती है? आपका यह कथन है गलत है, मतलब ये जो बोला गया है आपका ये कथन गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग अलग महसूस नहीं करेंगे। एंड है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। हाँ, आपका हो सकता है ये वाला। चलिए देखते हैं सही, क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। देखिए श्रेणी तो हमें बनानी नहीं है। गलत, क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कोई अनावश्यक स्पर्धा की ओर नहीं ले जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्योंकि बच्चा बच्चों के साथ ही खेलना सीखता है या कुछ काम करना सीखता है, वो अकेला कभी भी कुछ भी करना नहीं सीखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। देखिए ये पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया कि उसको अलग से स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल है, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ ही जा सकते हैं। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। देखिए ये भी गलत है कि अकादमिक उसमें लाभ नहीं उठा पाएगा, वो बिल्कुल उठा सकता है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उस उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। ये चीज़ बिल्कुल सही है। यदि किसी बच्चों को उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। नियमित विद्यालय में अपनी सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने नियमित सहपाठियों के साथ भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो देखिए किस शिक्षार्थी की? वह आक्रामक और कुंठित होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता वो आक्रामक और कुंठित। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है। ठीक है, ये चीज़ है आपकी विशेष प्रतिभावान जो शिक्षार्थी होता है आपका, वो क्या करेगा कि यदि कक्षा में उसको अधिक चैलेंज नहीं दिया जाए तो वह अपने आप को कम ऊब जाएगा, बोर हो जाएगा बहुत जल्दी, और वो अपने आप को प्रेरित अनुभव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही है। वह तुनक मिजाज हो जाएगा, ये गलत है। वह रश्मि
व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपाना, डोलना आदि, ये भी गलत है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देती है, तो क्या है वो अधिगम में जब छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देगा? जी नहीं, पुरस्कार हम नहीं दे सकते। पुरस्कार और सजा ये हम बच्चों को नहीं दे सकते, इससे गलत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए। ठीक है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा आपका हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, ये भी हो सकता है। या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करते। तो इस सब में जो हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन है वो है डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्योंकि बच्चों को हम उनके डेली लाइफ से जो रिलेट करके अगर कोई चीज़ बताते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको सीखते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी करते हैं और लर्न भी करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो कौन से सही है हमारे? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत। बच्चे समस्या समाधान करता है, सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए बच्चे हमेशा नई नई चीज़ें अपनी खोजते रहते हैं, इसीलिए बच्चों को ही नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। एंड फोर्थ है आपका, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में क्या होता है, वो अपने बड़ों से ज़्यादा नोटिस करते हैं और वो सीखते हैं उससे। ठीक है, तो चलिए फिर अब है हमारा, हम तो इस हिसाब से हमारा पहला गलत है, बाकी ये ऑप्शन सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो सबसे प्रभावी कौन सी है? देखिए आप पहले ये देख लीजिए, पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को अपने आप साझा किया जाना चाहिए, या फिर आपका याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को आपको बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दंड हम दे नहीं सकते बच्चे के लिए, ठीक है, और ना ही हम उसको गलत विचारों को सही विचारों में बदलना बोल सकते हैं, और ना ही हम पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जा सकता है। ठीक, तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है वो है सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देकर और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रभावी विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। ठीक, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और उन्हें स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बच्चों को कभी भी हम अधिकार से कोई काम नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चे आपके मूड अपने मन के हिसाब से कोई भी काम करते हैं। ठीक है, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। अकेले गणित से कुछ नहीं होता। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे हमारे निष्क्रिय नहीं रह सकते। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, जहाँ उनको ये पता होता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, तभी वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं और उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और वे अनुभव करते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, और इसे ही हम चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहाँ बालक को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है या उन्हीं को इम्पोर्टेंट समझा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ाता है, उड़ाते हुए कहता है और
देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? आपका बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं, या बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या आपका बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। पहले देखिए, अगर बच्चा एक पक्षी बोलता है सिर्फ उड़ते हुए देखकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं। अगर उसके भंडारित होती तो वो इसके साथ कुछ और भी जोड़ सकता था। ठीक है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, तो ये भी नहीं है आपका कि कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, बिल्कुल नहीं कर लिया उसने। जब उसने अभी एक लाइन, एक शब्द या दो शब्द से ज़्यादा बोला ही नहीं है, तो उसने अपने भाषा के कोई भी उपकरण का विकास नहीं किया है। हाँ, ये बात एकदम सही है कि बच्चे का प्रत्यय विकसित हो चुका है, इसीलिए उसने एक पक्षी बोला। उसको ये नहीं पता कि वो पक्षी है क्या, कौवा है या क्या है। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, यानी कि उसको उनको मोटिवेट कर सके। हाँ, तो इसके साथ हम बोलना चाहेंगे कि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे आपके, अगर आप लोग इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं फिर, कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो पहले ये देखिए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लें। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि हम किसी और के करने से पहले उसको समाप्त कर। और अपना सेकंड है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। जी, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे बच्चे से कि वो बिल्कुल सही है। ये क्या होगा, कंपैरिजन हो जाएगा, और बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, लालच तो बिल्कुल सिखाना ही नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। डी है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। जी हाँ, ये है आपका इंटरनेशनल मोटिवेशन, कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ट्राई एंड यू विल ट्राई। ठीक है, यू विल सक्सेस, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला है, उनमें चिंता डर पैदा करके, बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, बिल्कुल, क्योंकि टीचर को मदद ही उनको देना चाहिए, तभी वो उनको सहयोग करता होते हैं। ठीक है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। हम देखो, इनाम की तो हम इनाम और दंड, ये चीज़ को बार बार मना करते हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करती, ना ही इनाम और ना ही आपका दंड। ओके, गो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, यदि सीखने के लिए, जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, और या फिर दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, या फिर ऐसे काम करने के लिए उन्हें परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, हम किसी के स्किल को, हम किसी के मार्क्स से बिल्कुल नहीं माप सकते हैं, तो डी हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, दंडात्मक उपयोग का प्रयोग, दंड नहीं देना, रटना भी नहीं सिखाना है। हाँ, ऐसा कुछ करना है कि सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागे कि वो इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ये नहीं है कि जो उन्होंने रट लिया तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए सीखने के लिए ही वो सीखना पसंद करें, और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागे और वो जिज्ञासु आपके बने। ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतियोगिता में से निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, यानी कि प्रभावशाली विद्यालय। तो ये देख लीजिए आप, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिए, फिर से आ गया तुलनात्मक, तो तुलना हमें नहीं करनी है। शारीरिक दंड, बिल्कुल नहीं।
व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ये हो सकता है कि व्यक्ति के अनुसार उसको सिखाना कि वो क्या सीख सकता है और कितना सीख सकता है। ठीक है। डी है आपका प्रतियोगात्मक कक्षा, बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन्हें इतना भी नहीं करना है कि वो हमेशा प्रतियोगिता ही करते रहें कि ये। ठीक है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम की जो प्रभावशाली आपकी विद्यालय की प्रथा है वो आपकी एक अनुकरणीय शिक्षा होती है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट यहीं पर है, तो ये देखिए आप, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो वो देखिए वो किस प्रकार से अपना आगे बढ़ता है, निरंतर, सॉरी ये आपका सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से आपका एकीकृत कार्य की ओर, या सिर से आपका पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सिरा पदभाभिमुख दिशा सिद्धांत जो होता है वो होता है आपका सिर से पैर की ओर, यानी कि सिरा मीन्स सिर और पदा मतलब पैर, तो सिधाभिमुख ये हो गया यानी कि सिर से पैर की ओर। तो आपका आंसर नंबर सी एकदम ठीक है, जो कि हमने आपको बताया है कि आपका जो सिरम पदाभिमुख वही होता है जो विकास आपका सिर से पैर की ओर होता है आपका। ठीक है। ये है कि प्रयोगात्मक जो अध्ययन हुए हैं इस पर, आपकी जो रिसर्च हुई है उनके अनुसार आपका ये दिखाया गया है कि आपका प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का जो शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। आपका पहला होता है आपका मस्तिष्काधोमुखी, यानी कि देखो मैं यहाँ लिख के आपको हम बता रहे हैं, एक होता है आपका मस्तिष्काधोमुखी। ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ऐसे लिखा रहा है इसमें मस्तिष्काधोमुखी, जिसका की अर्थ होता है ऐसा विकास जो आपका मस्तक, सॉरी ये होता है मस्तकाधोमुखी, और सेकंड है आपका निकट उर नियम, निकट उर नियम, निकट उर नियम। ठीक है। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय कौन सा है भाषा विकास के लिए? जन्म पूर्व का समय होता है, या मध्य बचपन का समय होता है, या आपका वयस्कात्मक होता है, या आपका प्रारंभिक बचपन का समय होता है। तो देखिए ये होता है आपको ऑप्शन नंबर डी ठीक है, आपका प्रारंभिक बचपन का समय होता है जो सबसे संवेदनशील होता है, क्योंकि जीन पियाजे ने आपको पहले ही बोला है कि भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील समय उसका प्रारंभिक बचपन होता है। यानी कि जो ये बात जो जिसने भी बोली है वो है आपके जीन पियाजे। ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार सबसे संवेदनशील जो प्रारंभिक बचपन होता है वो वही होता है प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है। तो ये थे आज आपके 20 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के। ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप के और भी आपके क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जब सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन पहले ही मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।